सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड माउ। मेरा नाम है अंशुल अनिश्ता और क्लास 11 अकाउंट्स का जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो है चैप्टर नंबर 1। ये ओवरऑल क्लास 11 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर हमारा 4 होने वाला है। और ये जो चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसका भी ये लेक्चर वीडियो नंबर 4 है, यानी पार्ट 4 है उसका। और ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, इसमें सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने पिछला वाला 3 वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का तो प्लीज देख लेना, क्योंकि ये भी उसके ही कंटिन्यूएशन है। तो इससे पहले हमने चैप्टर में क्या डिस्कशन किया है वो एक बार ओवर ओवर बता देता हूँ। एक्टिविटीज एक्टिविटीज दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। अकाउंट्स में हमारे कौन से एक्टिविटी कवर होते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी। इतना मैं रिवाइज करा दूंगा, इतना रिवाइज करा दूंगा, घर पे आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, बस वीडियो से आपका हो जाएगा काम। लेकिन जब बाद में मैं क्वेश्चन आंसर बड़े बड़े जो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स है उसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो वहां पे प्रैक्टिस आपको जरूरत है। घर पे भी होमवर्क करेंगे, मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन घर पे भी आपको करना है, ठीक है? अच्छा, तो चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर चुके होंगे अब तक, कर लेना प्लीज यार, ठीक है? और जो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो तो हमारा अकाउंट्स में कंसिडर नहीं होता है, ठीक है? फिर हमने प्रोसेसेस डिस्कशन किया था। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, कन्वर्जन इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट वन वाला कौन सा है? समराइजिंग इज द इम्पोर्टेंट वन। उसमें हमने क्या बनाया था मेनली? ट्रायल बैलेंस। तो वो बस ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, इन जनरल जो हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो चेक कराता है, ठीक है? तो उसको इन जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं माना जाता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्या पार्ट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो ये अब आगे आएगा, वहीं वहीं पे मैं डिस्कस करूंगा। ये वाला मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हमने क्या बात किया था कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है, यानी यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना उसके एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होगा। कौन करेगा? ये मैनेजमेंट करता है। दो तरह का कंपैरिजन ये करता होगा वहां पे, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। फिर अगला स्टेप हो गया हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट कर दिया जाता है क्या? जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो, और जो एनालिसिस किया मैनेजमेंट ने, वो किसको कम्युनिकेट किया जाता है? जो हमारे यूजर्स हैं, यूजर्स। तो आज आज का एक हॉट टॉपिक होगा यूजर्स। यूजर्स कौन होता है, ठीक है? तो जब जब हमें बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस 3 फॉर्म से शुरू होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। क्या होता है ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो चुका है, तो मैं नहीं कर। अच्छा, यूजर्स वाला पॉइंट ऑलरेडी भी मैंने डिस्कस कराया हुआ है, फर्स्ट वीडियो में ही कराया है मैंने, ताकि कि आपको बस पता चल जाए कि कुछ होता है यूजर्स, ठीक है? आज इसको बढ़िया से और डिस्कशन में करूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे एट्रीब्यूट्स वगैरह आ गए, एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वही वाला। फिर ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेज एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे क्या था हमारा? मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशंस, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, रिप्लेसेस मेमोरी एंड फैसिलिटेट्स लोन। अगला है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन में पहला क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, यानी देयर इज some level of estimation and judgments used in accounting which makes it not fully exact. Accounting ignores qualitative elements. Accounting ignores effect of price level changes, and accounting may lead to window dressing. Window dressing wala one of the most important for the exam. Then after we went to branches of accounting. तो ब्रांचेस में क्या हो गया? जो ऊपर में हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वी विल यूज द सेम वन हियर। कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग देम, recording, classifying, summarizing, analysis, interpretation, and finally communicating them to the user. Same one will be used here. फिर कौन सा आता है हमारा? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है हमारा? कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है कि देखो, गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में हमें क्या कॉस्ट इंकर करना पड़े, ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग बताए, ठीक है? ताकि कि कॉस्ट निकाले, फिर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के उस सामान का प्राइस फिक्स होता है। फिर अगला आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? जो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना है समराइजिंग वाले स्टेप में, उसी को यूज करके मैनेजमेंट बहुत सारा एनालिसिस करता है, ठीक है? और अपने आगे के प्लानिंग वगैरह, डिसीजन मेकिंग वगैरह लेता है, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? अगला है हमारा बुक कीपिंग।
बुक कीपिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग में जो वो 7 स्टेप है ना, उसी के जो स्टार्टिंग वाले 4 स्टेप थे यहाँ पे हो गए। कौन कौन से? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। ये चारों स्टेप हमारे क्या हो गए? ये चारों स्टेप बुक कीपिंग में आ गए। यानी बुक कीपिंग जो है वो छोटा टर्म है, अकाउंटिंग जो है वो बड़ा टर्म है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमने डिस्कस किया था ये। फिर अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी आया। तो तीन तीन टर्म होते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो इनमें सबसे छोटा हो गया बुक कीपिंग, उससे बड़ा है अकाउंटिंग, उससे भी बड़ा है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में बस आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस यहाँ पे जो लिखा है इतना है। क्या? कि अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट इंक्लूड्स थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड द सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। इट इंक्लूड्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे छोटा बुक कीपिंग हो गया, फिर अकाउंटिंग हो गया, फिर अकाउंटेंसी हो गया, राइट। देन वी मूव टुवर्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेनली दो होते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट, मतलब आप क्लास 11 के लिए मेनली दो होते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में पहला आ गया हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हमें प्रॉफिट और लॉस बताता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, नेट लॉस बताता है। इनको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दूसरे साइड क्या बनता है हमारा? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट बनता है, ताकि कि पता चले कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है। इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा पोजिशनिंग है, बैलेंस शीट जो बनता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी हमारा एक पॉइंट पे होता है, फॉर अ पीरियड नहीं होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तभी जब बाद में आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट के नीचे लिखोगे कि एज ऑन दिस डेट, बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट। फिर जब आप प्रॉफिट लॉस बनाते हो तो वो पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉफिट लॉस या इनकम एक्सपेंस जो आप करते हो ना, तो वो पीरियड ऑफ टाइम में हो। तो वो जब आगे चल के आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, विच मीन्स, अब एक बात बताओ, अब एक वर्ड पढ़ो कि फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड पढ़ के आपको क्या लग रहा है? फॉर द ईयर एंडेड पढ़ के लग रहा है कि ये एक पीरियड का है, नॉट फॉर अ पॉइंट ऑफ। ठीक है। द थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। वहां पे बात होता है कि कंपनी के अंदर कितने स्टार्टिंग में कैश और कैश इक्विवेलेंट थे, फिर पूरे ईयर में कितने कैश इनफ्लो हुए, कितने आउटफ्लो हुए, और लास्ट में कितना बच गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। द नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमने समराइजिंग के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है, उसके कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बोले तो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन इंफॉर्मेशंस को, जिन जिन एंट्रीज को लेके बने हैं, वो सारे वेरीफाइबल होने चाहिए, बायसनेस के परे होने चाहिए, मटेरियल एरर भी नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, यानी एविडेंस होना चाहिए, जो काम हुआ है वही हो, गलत ना हो और झूठा ना हो। रेलिवेंस, यानी जो चीज जरूरी है वही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर जाए, इमटेरियल इंफॉर्मेशन ना जाए। अगला हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो अंडरस्टैंडेबल हो, यानी लोग समझे उस चीज को। जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड, उनको वो इजीली समझ में आ पाए, तभी तो वो अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने का एक मकसद ही होता है कि जो हमारा यूजर्स है उसको हम वो प्रोवाइड कर पाए, ताकि कि वो अपना डिसीजन मेकिंग ले पाए। अब समझ में नहीं आएगा तो डिसीजन क्या लेगा? नेक्स्ट वन इज कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबिलिटी, अब जब यूजर के पास कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आता है तो वो कंपेयर करेगा ना। तो कंपेयर दो तरह से हो सकता है, या तो वो दूसरे, जिस कंपनी को बेस ले रहा है उसके अलावा दूसरे कंपनी से कंपेयर कर रहा है, तो वो हो गया हमारा इंटरफर्म कंपेरिजन। और अगर सेम कंपनी के पिछले साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हो गया इंट्राफर्म कंपेरिजन। तो ये हो गया कंपेरेबिलिटी। अब आया आज का हमारा टॉपिक क्या? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, आप ध्यान से सुनना आपने। यहाँ पे एक है बिजनेस, एक बिजनेस है। तो बिजनेस का अपना तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। एक इंसान, उसके दिमाग में आइडिया होता है, फिर वो बिजनेस शुरू करता है। तो ये इंसान को ऑनर बोलते हैं। अब ऑनर ने बिजनेस में क्या डाला? पैसा डाला।
इसी पैसे को हम बाद में कैपिटल कैपिटल बोलेंगे। क्या बोला करेंगे? कैपिटल बोला करेंगे। तो इस ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल डाला। अब जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग हम किसका करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं हम बिजनेस का। तो अकाउंटिंग करते टाइम हमारे दिमाग में ये ऑनर नहीं आना चाहिए। अकाउंटिंग करते टाइम आप ये समझो कि आप कौन हो, आपका दिमाग ये मानना चाहिए कि यू आर द बिजनेस। व्हाट वी हैव टू अकाउंट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस के अंदर हो रहे ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, ना कि ऑनर का ट्रांजैक्शन। ठीक है? ऑनर का ट्रांजैक्शन, ऑनर का अगर एंट्री करना है तो ऑनर बनो, फिर बिजनेस को मत सोचो। ठीक है? तो जो हम अकाउंटिंग करते हैं बुक्स में वो बिजनेस का होता है। ठीक है? ये हमेशा आप भूलोगे और ये हमेशा मैं रिकॉल कराता रहूंगा। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा बिजनेस है उसका सेपरेट एंटिटी है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट है। क्या है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट है। ठीक है? यानी कि इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इसके होंगे। जैसे कि ऑनर ने बिजनेस शुरू किया और ऑनर ने कैपिटल डाला, लेकिन अब अगर आप ये बन जाओगे, बिजनेस बन जाओगे, तो और आप सोचो कि कहीं ना कहीं अब जो ऑनर ने पैसा बिजनेस में दिया, यानी ऑनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, आप बिजनेस के दिमाग से सोचो क्या इसके लिए वो लायबिलिटी नहीं हुआ? लायबिलिटी हो गया ना। वो एक तरह से लायबिलिटी भी होता है, आगे हम धीरे धीरे देखेंगे। तो बिजनेस के लिए ऑनर भी कोई दूसरा है। बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग है, दूसरा है लेकिन इंटरनल है, बाहरी लोग नहीं है। एक जैसे देखो ये बिजनेस है ना, तो ये पहला उसका ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में कौन कौन आ जाते हैं? ऑनर आ जाता है। फिर जो मैनेज करता है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं, वो आ जाता है। और जिससे मैनेजमेंट वगैरह या ऑपरेशन वगैरह कराया जाता है, एम्प्लॉय, वो आ जाता है। तो ये तीनों कौन हो जाते हैं हमारे बिजनेस के लिए? इंटरनल यूजर आज हो जाता है। और ये मानना ये इधर अंदर ही खड़ा है। ठीक है? फिर बाहर कौन आ जाते हैं एक्सटर्नल में? एक्सटर्नल में मान लो बिजनेस को लोन चाहिए तो लेंडर्स वगैरह हो गए। बैंक, लेंडर कहने का मतलब जिनसे हम उधार लेते हैं, तो बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वो लेंडर हो गए। गवर्नमेंट हो गया, वो आउटसाइडर हो गया। ठीक है? तो हमारे जो बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको कौन कौन यूज करेगा? एक तो इंटरनल यूजर, दूसरा दूसरे को बोलते हैं हम एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल बोलने का मतलब कंपनी के अंदर के लोग हैं, और एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग हैं। तो अंदर अंदर के लोग में जो सबसे पहले डिस्कशन हो रहा है वो है हमारा ऑनर। ऑनर कौन होता है? ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। तो बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट इसने किया तो ये ध्यान रखिएगा ना कि हमारा इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। तो इन्वेस्टमेंट के सिक्योरिटी को देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा रिस्क वाले बिजनेस में लगा दिया हमारा पैसा डूब जाएगा। ठीक है? तो पहला तो इसका क्या पर्पस होगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के हमेशा अपने आप को समझता रहेगा उस चीज के थ्रू कि क्या हमारा पैसा सेफ है या नहीं है। फिर अब इन्वेस्टमेंट किया तो उसको पैसा भी तो कमाना है उस पर, तो रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा ऑनर होता है उसके दो पर्सपेक्टिव हो गए मेनली, और भी बहुत सारा हो सकता है। मतलब इन मैं क्या बता रहा हूँ ये थोड़ा आप समझने का कोशिश करो कि ऑनर जो ये फाइनेंशियल, एक सेकंड, ऑनर जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करेगा उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो क्या देखता है? जो हमारा ऑनर है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेगा, उसके पीछे मेनली ये दो कारण होते हैं। क्या क्या? कि अकाउंटिंग, जो ऑनर है उसने बिजनेस में पैसा लगाया है। अब पैसा लगाया है तो वो चीज, पैसा उसका सिक्योर है ये देखेगा। और उस पैसे पे उसको कुछ कमाई होगा कि नहीं होगा, आज नहीं हो रहा आगे आने वाले साल में होगा कि नहीं होगा, तो ये देखेगा ऑनर। मैनेजमेंट कौन होता है? पॉलिसी मेकर होता है, प्लानिंग करता है, डिसीजन मेकिंग लेता है। बिजनेस में जो भी काम होता है वो इसके इशारे पे होता है। अब ये देखेगा ना कि मैंने जो प्लानिंग बनाया था वो एग्जीक्यूट सही से हुआ या नहीं। या देखो क्या होता है ना, साल के शुरू में हमेशा कंपनी, जो मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग करता है कि अगले एक साल में या 6 महीने में, एक महीने में, जब भी हो रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, तो वो शुरू में सोच रहा है। तो लास्ट में उसका रिजल्ट तो निकल जाएगा ना, लास्ट आते आते कि जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कंपैरिजन करेगा। ठीक है? कि हमने क्या सोचा था और हमने क्या पाया। और फिर
उस उन सबको एनालाइज करने के बाद फिर अगले प्लानिंग, नेक्स्ट प्लानिंग का चेक करेगा कि नेक्स्ट हमारा प्लानिंग कैसे और बेहतर हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि देखो, अगर सपोज करो कि मैनेजमेंट ने ये पूरे अपने बजट में, मतलब साल शुरू होने से पहले ये देखा था कि 10 लाख का प्रॉफिट हमें कमाना है इस बार, और लास्ट में पता चला कि हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 6 लाख। तो ये कम हो गया ना प्रॉफिट, तो ये गलत चीज है। ठीक है, तो वो देखेगा कि क्या कारण रहा। अगर कारण इनके कंट्रोल के बाहर था तो कोई इशू नहीं, लेकिन इनके कंट्रोल में था, इनके गलती की वजह से था, तो आगे वो सुधारने का कोशिश करेंगे। अच्छा, अब 10 लाख का सोचा था, अब हो गया प्रॉफिट मान लो 15 लाख, तो आप बताओ ये क्या, ये अच्छा है कि बुरा है? ये भी गलत ही माना जाएगा। क्यों? कि जब आप 10 लाख सोचे थे तो 15 लाख हो रहा है, तो इसका दो कारण हो सकता है कि आपने सोचा ही गलत था, यानी बजटिंग का इशू आ गया ना, फिर आपका बजट ही आपने गलत बनाया है, तो ये भी तो गलत हो रहा है कि आपको बजट ही बनाने नहीं आ रहा। ठीक है, तो ज्यादा होना कम होना दोनों गलत है। कोशिश करो जो आप बजट सोच रहे हो उसी के आसपास 2-4% ऊपर नीचे हो। ठीक है, ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आइदर डाउन और अप। नेक्स्ट वन इज द एम्प्लॉय। कई बुक्स में ना एम्प्लॉय को ना अभी एक्सटर्नल ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी भी इंटरनल ही ट्रीट होना चाहिए। देखो, दो कंपनीज जो होती है ना, उसमें सेम कैपिटल हो सकता है, सेम एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन इंप्लॉय जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। तो इंप्लॉय एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। यानी मैं ये बात बोल सकता हूँ कि कंपनी अगर बेहतर कर रही है तो कहीं ना कहीं उसमें इनका भी योगदान अच्छा खासा है। तो अच्छा खासा है तो अब अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है तो उनको सैलरी मिले, सैलरी में इंक्रीमेंट हो, ये चेक करेंगे। फिर बोनस मिले। ठीक है, तो एम्प्लॉय जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेगा तो उसका मेन फोकस क्या होगा कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा तो हमारा वाला भाई शेयर दे दो। ठीक है, अब बात ये इंटरनल यूजर्स हो गया। अब आते हैं हम एक्सटर्नल यूजर्स पे। तो एक्सटर्नल यूजर्स पे सबसे पहले कौन हो गया, मान लो लेंडर। लेंडर कहने का मतलब बैंक्स, जिनसे कम, बैंक्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगा, इनसे हम उधार लेना है हमें। तो एक बात बताओ, उधार लेने से पहले वो बैलेंस शीट चेक करेगा ना कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं। फिर हमारा मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं हर बार पैसा लेके भाग जाते हैं। तो ये सब क्रेडिबिलिटी वगैरह चेक किया जाए। ठीक है, फिर जाके डिसाइड होगा कि आपका कितने का पावर है, कितने का औकात है, कितने का लोन आपको दिया जा सकता है, फिर आपको लोन दिया जाएगा। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? बल्कि इन्वेस्टर्स तो वो होते हैं जो ऑनर बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर चुका हो। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने वाले इन्वेस्टर का बात नहीं करें, पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल बोले तो वो करने वाले हैं, करने का सोच रहे हैं। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर हमेशा क्या चेक करेगा कि कंपनी में रिस्क कितना है, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो देखेगा, और रिस्क के हिसाब से रिटर्न उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो, इन जनरल क्या होता है, अगर किसी बिजनेस में ज्यादा रिस्क है तो आप हमेशा उसमें अगर पैसा लगाओगे तो आपका एक्सपेक्टेशन यही होगा कि ज्यादा पैसा भी वापस आए, रिटर्न भी ज्यादा हो। तो इन्वेस्टर वाला देखेगा कि हमारा रिस्क, उस बिजनेस में रिस्क कितना है, रिटर्न कितना मिल रहा है। फिर देखेगा कि सेफ इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, फिर रिटर्न सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये सब देखेगा जो इन्वेस्टर होगा पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट कौन है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन से लोग होते हैं? इनसे हम सामान उधार खरीदते हैं, गुड्स ऑन क्रेडिट। सामान उधार खरीदते हैं, गुड्स वो चीज होता है जिस चीज में हम डील करते हैं। मान लो मेरा फर्नीचर का दुकान है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स होगा। मेरा कंप्यूटर का दुकान है, कंप्यूटर मेरे लिए गुड्स होगा। मेरा बिस्किट का दुकान है, बिस्किट बिस्किट का मैन्युफैक्चरर, बिस्किट हमारे लिए गुड्स होगा। तो जो हम जिस चीज में हम डील कर रहे हैं वो जो उधार खरीदते हैं, तो जिन पार्टी से, जिन जो जो सामने वाला इंसान है जिससे हम उधार खरीदते हैं, वो हमारा कौन होता है, क्रेडिटर होता है। और मैं उसका कौन हो गया, उसके यहाँ तुम चले जाओ, उसके दिमाग से सोचो तो मैं उसके लिए, मैं उसको पैसा दूंगा, तो वो, मैं उसके लिए हो जाऊंगा डेटर। वो आगे आएगा अगले चैप्टर में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। ठीक है, अच्छा, तो क्रेडिटर, क्रेडिटर भी यही देखेगा, एक तरह से उधारी तो दे रहा है वो, अपना ही पैसा फंसा रहा है ना वो देखेगा ना कि सामने वाला सही बंदा है कि नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस इसका सही है नहीं है,
यानी पैसा लेके भागता तो नहीं है, पैसा टाइम पे दे देगा नहीं देगा, बिजनेस करने का मूड है कि नहीं है इसका, ये सब चेक करेगा क्रेडिटर। फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या चेक करेगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू कि रूल रेगुलेशन सारे सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, टैक्स का पेमेंट सही से हो रहा है या नहीं, ये सब चेक करेगा। तो ये सब चेक करने के लिए पहले टैक्स, मान लो टैक्स पेमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो टैक्स तो प्रॉफिट पे ही बनेगा ना, कि अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो ज्यादा टैक्स दोगे, कम प्रॉफिट कमा रहे हो कम टैक्स दे दो। तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। वैसे ही रिसर्चर, रिसर्चर वो लोग होते हैं जो रेकमेंड करते हैं लोगों को कि आप इस बिजनेस में पैसा लगाओ। तो रिकमेंडेशन करने से पहले वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेंगे ना, तभी तो रिकमेंड करेंगे। ऐसे थोड़ी आंख बंद किया सपने में आया था और उन्होंने रिकमेंड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो रिकमेंडेशन भी करेंगे तो उसके लिए पूरा रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च करने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज किया जाता है। तो ये रहा हमारा टॉपिक, कौन सा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग था ना, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का जो ये लास्ट स्टेप था, कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे जो हम कम्युनिकेट किया करते थे यूजर्स को, वही है यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो समराइजिंग के अंदर जो हमारा इन्फॉर्मेशन है और जो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वाला, वही यूजर्स को दिया जाता है, वो अपने डिसीजन लेते हैं उस बेसिस पे। ठीक है, चलिए, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है, क्या, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो, जो हम अकाउंटिंग करते हैं उनके दो सिस्टम है। इन जनरल जो सिस्टम फॉलो होता है उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है, ये डबल एंट्री सिस्टम नाम है उसका। ओके, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में दो दो साइड देखा जाता है, दो पर्सपेक्टिव से, दो एस्पेक्ट्स पे बातें होती हैं डबल एंट्री में। वही सिंगल एंट्री में क्या होता है, सिंगल एंट्री में 100% दोनों साइड नहीं देखा जाता, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कि जो हमारा डबल एंट्री है, दैट रिकॉग्नाइजेस एंड रिकॉर्ड्स, दैट दैट रिकॉग्नाइजेस एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स। कितने एस्पेक्ट्स, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करता है। कौन कौन सा, डेबिट और क्रेडिट। अभी आप ध्यान मत दो कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, बस जितना बोल रहा हूं अभी इतना सुन। धीरे धीरे चैप्टर, 3-4 चैप्टर के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा, उसके बाद हर एक आपका डाउट मेरा परेशानी होगा। ठीक है, यानी मैं हैंडल करूंगा आपका डाउट। अभी 3-4 चैप्टर तक, जब तक से आपको पूरा बेस कंप्लीट नहीं हो रहा, आपको डाउट आएगा हर वर्ड्स पर। हमेशा हर क्लास में आप देखोगे एक नया ही वर्ड्स कुछ आ जाता है, तो धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा आपका। और अगला जो हमारा चैप्टर है, वो तो हमारा है ही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें तो अकाउंटिंग टर्म्स पे ही, वर्ड्स पे ही बात करना है कि गुड्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, तो वहां पे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो ना कितना डीप में हम पढ़ाने वाले हैं पूरे सिलेबस को आपका। तो बढ़िया से सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, बेल आइकन दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है उस सबको फॉलो वगैरह कर लेना, सब्सक्राइब वगैरह, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। और ये जो अब ये चैप्टर खत्म हो गया, तो इसका पीडीएफ बढ़िया से मैं करके आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ग्रुप वगैरह पे, चैनल वगैरह पे। ठीक, चलिए, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, रिकॉग्नाइजेज एंड रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट फॉर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी हर एक जर्नल एंट्री के लिए हम दोनों एंगल देखते हैं, डेबिट और क्रेडिट, बोथ द एस्पेक्ट्स आर टच्ड। और यहाँ पे क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच, कुछ कुछ केसेस में तो डबल फॉलो करते हैं। System of accounting under which some of the transaction are recorded on the double entry system, while some transaction only one aspect is recorded। यानी कुछ में तो हम डबल एंट्री करते हैं, डेबिट क्रेडिट बोथ एस्पेक्ट, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन में हम सिंगली ही करते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन ही करते हैं, कोई एक साइड ही देखते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप याद कर लेना। और एक बात बताता हूँ, जो पूरा आपका सिलेबस है ना, क्लास 11 क्लास 12 भी, वो सारा का सारा आपका क्या बात करेगा, तो सारा का सारा आपका बात करता है डबल एंट्री सिस्टम पे। बस एक चैप्टर आपका है जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे है। इस बुक का थर्ड लास्ट चैप्टर है, ये टी.एस. ग्रवाल वाले बुक का। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या ऐसा कुछ बोलते हैं। थर्ड लास्ट चैप्टर नहीं है, बल्कि लास्ट चैप्टर है, 20th चैप्टर जो है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इस पे बेस्ड एक चैप्टर है। उसके अलावा चाहे क्लास 11 हो चाहे क्लास 12 हो, उस सब सारा चैप्टर आपका कौन सा है, डबल एंट्री। यानी कि वी विल ऑलवेज फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम इन विच बोथ द एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट,
विल बी कंसिडर्ड। लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होता है, सिंगल एंट्री में कुछ डबल एंट्री फॉलो होता है और ज्यादा कुछ सिंगल एंट्री फॉलो होता है, यानी एक ही एस्पेक्ट देखा जाए। तो दोनों के एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, एक बात और समझ लो आप कि जो एक का एडवांटेज है वो दूसरे का डिसएडवांटेज होगा, जो दूसरे का डिसएडवांटेज है वो पहले का एडवांटेज, सॉरी, पहले का एडवांटेज दूसरे का डिसएडवांटेज, दूसरे का एडवांटेज पहले का डिसएडवांटेज। ठीक है। तो अब डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज देखो कि कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होगा। तो यहीं पे साथ साथ में यहाँ पे इसका जो एडवांटेज होगा वो इसका डिसएडवांटेज होगा। तो कंपेयर करा कि कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, अनसाइंटिफिक होगा। ज्यादा लॉजिकल वही डबल एंट्री सिस्टम, उसमें सब कुछ फॉलो होता है, सब कुछ कंसीडर किया जाता है, इसलिए वो ज्यादा लॉजिकल है। बाकी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। और वही ज्यादा साइंटिफिक भी है। साइंटिफिक वही चीज है जो ज्यादा प्रिंसिपल बेस्ड हो, ज्यादा लॉजिकल हो, वही साइंटिफिक हो। फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज इंश्योर्ड। हर चीज हम डबल एंट्री से कर रहे हैं तो वहां पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारा इंश्योर्ड होगा। और यहाँ पे हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी इंश्योर्ड एसर्टेन। यहाँ पे साइंटिफिक सिस्टम है, इट हेल्प्स अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। उस चीज को मतलब सब कुछ सही हो, रेलिवेंट हो, रिलायबल हो, कंपेरेबल हो, ये सब कुछ मेंटेन हो पाता है जब हम डबल एंट्री सिस्टम पे सब कुछ बना रहे हैं। ओके। अब इसका डिसएडवांटेज, जो जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा वो एक्यूरेट होगा, इसका करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैन नॉट बी असर्टेन। वैसे ही डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट लायबिलिटी का बैलेंस आएगा वो भी करेक्ट होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असर्टेन। ओके। अब बात करते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम का हमारा एडवांटेज क्या होगा। पहला एडवांटेज सिंपल सा है। देखो जहां गलती हो रहा है, लोग गलती कर रहे हैं, इसका मतलब वो चीज सिंपल है, तभी तो गलती कर रहे हैं। तो इन जनरल जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, जो बहुत छोटे छोटे हो, वो क्या फॉलो करता है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, राइट। तो ये क्या है, इसका एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि ये सिंपल है। ओके। तो सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि ज्यादा सोचना ही नहीं है, कोई भी कर लेगा। जैसे देखो जो छोटे छोटे दुकानदार नहीं होते, लिख लेते हैं परचेज हो गया, सेल हो गया, एक साइड ही तो लिखते हैं वो। ओके। तो वो क्या हो गया, वो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। नो नीड ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ज्यादा दिमाग लगाना, ज्यादा लॉजिकल नॉलेज वगैरह का जरूरत नहीं है। इजी टू एसर्टेन प्रॉफिट लॉस। ऑल्दो प्रॉफिट लॉस जो होगा वो गलत होगा, लेकिन इजी टू एसर्टेन है, इजीली पता चल जाता है क्योंकि सीधे लिखा होता है परचेज इतने का है, सेल इतने का है, बात खत्म। तो डबल सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या हुआ हमारा कि सारे एस्पेक्ट्स हमारे कवर नहीं होते। ठीक है, ये ज्यादा इजी है, इजी है। ठीक है, कोई भी कर सकता है, कम नॉलेज वाले भी कर सकते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं, राइट। तो ये एक बार ऐसे थ्योरेटिकल टाइप आप एक बार देख लेना, बाकी जब लास्ट वाला चैप्टर होगा ना तब सिंगल एंट्री का और भी डिटेल में बात होगा, वहां पे एडवांटेज डिसएडवांटेज पे और भी बातें होंगी। ठीक है, तो पूरे सिलेबस में आपको जो फॉलो होगा वो डबल एंट्री सिस्टम होगा, और सिंगल एंट्री सिस्टम का आपको 11th और 12th मिला के बस एक ही चैप्टर है। तो यहाँ पे जाके हमारा जो चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्लास 11th अकाउंट्स, वो कंप्लीट होता है। तो इसके जो बैक साइड के क्वेश्चन है वो आप करना, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट, अभी थ्योरी क्वेश्चन है इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, वो तो आपको इजीली हो जाएगा अगर आपने चारों ये वीडियो देखा है अच्छे से, तो ये इजीली सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चैप्टर 1 से कुछ थ्योरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दे देना, राइट। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना। और कैसा लग रहा है आपको क्लास, आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे सजेशंस आपके वेलकम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।